वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूं सी सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं फास्ट ग्रोइंग अंडर वैल्यूड डायग्नोस्टिक कंपनी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इस कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में, पूरी कंपनी के मोट को समझेंगे, एडवांटेजेस को समझेंगे, रिस्क देखेंगे कंपनी के अंदर क्या क्या रिस्क है, क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है और क्या पीयर कंपैरिजंस के होते हैं यहाँ पे, और क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह बन रहा है। ओवरऑल कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस एनालिसिस करेंगे इंक्लूडिंग फाइनेंशियल्स ऑल्सो। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को समझ लेते हैं, एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखो, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें होती है उसके अंदर। डायग्नोस्टिक यानी आपका जो भी बेसिकली टेस्ट का काम होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री। इंडिया में कोई भी डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री लीडर नहीं है। यहाँ पे अगर अपन देखें, मैक्सिमम जो सबसे बड़ा प्लेयर है डॉक्टर लाल पाथला एब्स, उसका भी जो ओवरऑल डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के अंदर जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 5 से 10% है। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी फ्रेगमेंटेड। हर शहर में, हर रीजन में एक छोटे छोटे रीजनल और लोकल प्लेयर्स होते हैं जो डायग्नोस्टिक मार्केट को चला के रखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपके सिटी में एक ऐसी डायग्नोस्टिक है जिसके बहुत सारे ब्रांचेज है, बट वो अदर लोकेशंस में नहीं है, तो इट इज़ अ फ्रेगमेंटेड वन। अब ये फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री होने के कारण यहाँ पे एक बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एंट्री बैरियर्स नहीं है। एंट्री बैरियर्स इतने ज़्यादा नहीं है, बट इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। तो इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस में अगर आपने मशीन लगाई तो बेसिकली आपको यहाँ पे कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। मिनिमम मिनिमम मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं उसको बेसिकली ब्रेक इवन करने में, ठीक है, उसको प्रॉफिटेबल बनाने में। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन इंपॉर्टेंट बात करें तो इस इंडस्ट्री के अंदर दो पार्ट होते हैं, दो इंडस्ट्री है। एक तो होती है पैथोलॉजी, ठीक है, जो बेसिकली आपके ब्लड टेस्ट वगैरह वाले काम हो गया। फिर एक होता है रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी जिसके अंदर आपका एक्सरे और एमआरआई और सिटी स्कैन वाला काम हो गया। फिर एक तीसरी इंडस्ट्री भी चली थी बीच में, वो कोविड के कारण, वो था कोविड टेस्टिंग। अब ये क्या हुआ, इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या हो गई, अगर आपने देखा होगा तो डायग्नोस्टिक कंपनीज के शेयर्स काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, लगभग 50-60% यहाँ पे करेक्ट हो चुके हैं। इसके पीछे रीज़न था, आपको याद हो 2020 में कोविड आया था। तो कोविड जब आया था ना, तो बहुत ज़्यादा हाई रेट्स थी यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट की। 2021 में और कम हो गई और 2022 में और कम हो गई। एक और चीज़ क्या हुई कि 2020 में वॉल्यूम्स ऑफ बिजनेस ऑफ फ्रॉम कोविड भी बहुत ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल कृष्णा डायग्नोस्टिक, जिसके आज अपन बात करेंगे, उसका 38% रेवेन्यू आया था। वहीं पे 2021 में केवल 10% आया था। तो इस कारण से क्या हुआ ना, कोविड ने पूरी डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को एक बूस्ट दे दिया था और उसके कारण इनके वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गए थे। बट जैसे ही कोविड खत्म हुआ, वो कोविड का बिजनेस भी खत्म हो गया और कृष्णा डायग्नोस्टिक का वो पार्ट ऑफ दैट रेवेन्यू भी चला गया, या फिर सभी डायग्नोस्टिक कंपनीज का चला गया। और इसके कारण बहुत सारा यहाँ पे है ना एक वैल्यू डीग्रोथ देखने को मिला, काफी ज्यादा है ना यहाँ पे शेयर प्राइस करेक्ट हो गया। ठीक है, बिकॉज वो बिजनेस नहीं रहा है, कोविड एज सच यहाँ पे बिजनेस नहीं रहा है। तो ये बेसिकली ओवरऑल इस पूरी इंडस्ट्री में हुआ था। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कृष्णा डायग्नोस्टिक की। तो कृष्णा डायग्नोस्टिक एक बहुत ही यूनिक प्लेयर है इस इंडस्ट्री के अंदर। एक तो बेसिकली ये लो कॉस्ट है, फास्ट ग्रोइंग है। दूसरा, यहाँ पे एक इसके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट मोट है वो ये है कि बेसिकली कि अंडर वैल्यूड है। अब अपन सारी चीज़ों पे बात करते हैं कि ये क्या क्या किस तरीके से है। सबसे पहले फास्टेस्ट ग्रोइंग है, 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई है ये कंपनी, जिसके लगभग यहाँ पे 1900 डायग्नोस्टिक सेंटर्स है। अगर अपन देखें, ये सबसे जल्द मतलब लेट क्रिएट हुई है, बट ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। ठीक है, बाकी कंपनीज की बात करें या फिर जैसे विजय डायग्नोस्टिक्स है या फिर अदर कंपनीज है, वो इससे पहले क्रिएट हुई थी, बट इतनी ग्रोथ यहाँ पे किसी ने हासिल नहीं करी है। तो बेसिकली तो पेस ऑफ ग्रोथ है वो इसका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और अपन बात करें, 14 स्टेट्स में प्रेजेंट है, 14 स्टेट्स में प्रेजेंट है। अब इसके पीछे पहले अपन समझते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल भी क्या है। तो 29 मिलियन के साथ इनका ये कस्टमर को सर्व करते हैं। फिर अब ये एक और यहाँ पे जो बात है इंपॉर्टेंट की, ये डिसरप्टिव रेट्स के साथ काम करते हैं। मैं इनके बारे में आपको जरूर डिटेल में बताऊंगा ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। डिसरप्टिव रेट्स है, फिर एक टेली रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग हब है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है। और उसके बाद यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो ओवरऑल आप रेवेन्यू का सीएजीआर ग्रोथ देखोगे तो 64% के साथ यहाँ पे रेवेन्यू सीएजीआर ग्रोथ इनने हासिल करा है। और जो एबिटा टू कैश का कन्वर्जन का रेशो है वो 89% है, तो हेल्दी कैश फ्लो जनरेशन वाला बिजनेस है। उसके बाद यहाँ पे एबिटा मार्जिन 24% रहे और वो अभी बढ़ के लगभग 30% के आसपास हो चुके हैं। फिर उसके बाद जो रेवेन्यू की ग्रोथ रही है FY21 के अंदर YOY बेसिस पे, तो वो बेसिकली 53% की रही है। चलो, तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बताता हूँ इनका बिजनेस मॉडल क्या है।
देखो, क्या है कि आपकी बाकी जितनी भी डायग्नोस्टिक कंपनीज़ है ना, वो स्टैंड अलोन डायग्नोस्टिक कंपनीज़ है। वो स्टैंड अलोन डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे काम करती है। कृष्णा डायग्नोस्टिक क्या करता है, ट्रिपल पी मॉडल पे काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आपका पूरा बना होता है, उसके अंदर जो डायग्नोस्टिक वाला काम होता है, गवर्नमेंट्स यहाँ पे है ना बेसिकली डायग्नोस्टिक का काम कृष्णा जैसी कंपनी को आउटसोर्स कर देती है। अब इस मॉडल में क्या होता है, बेसिकली कृष्णा वहाँ पे अपना डायग्नोस्टिक सेंटर खोलेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट के जितने भी पेशेंट्स आएंगे ना, वो कृष्णा उनको सर्विस देगा। और कृष्णा बेसिकली अपना पैसा किधर से लेगा, गवर्नमेंट से लेगा, और गवर्नमेंट इन लोग से चार्ज करेगी। सो बेसिकली गवर्नमेंट की जितनी भी फ्री स्कीम या आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी फ्री में इलाज होता है, तो बेसिकली एक सर्विस देने के लिए काम गवर्नमेंट ने कृष्णा को आउटसोर्स कर दिया है, ठीक है। ये ट्रिपल पी मॉडल का काम है। अब इस बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत बड़ा एक मोट है, उसके बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये 5 से 10 साल के होते हैं, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ क्रिएटिंग अ रेवेन्यू विजिबिलिटी। उसके बाद सरकार का लगातार यहाँ पे बेसिकली है ना इस पे फोकस रहा है। इवन जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, ये पूरी जो पी डायग्नोस्टिक पे लगभग 13,500 करोड़ की अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है ओवरऑल अगले 2-3 सालों में। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट ये है कि डायग्नोस्टिक एक ऐसा काम है ना, वो कैपिटल इंटेंसिव है, और दूसरा वहाँ पे क्वालिटी भी चाहिए और इनोवेशन भी चाहिए। आपको बार बार टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी मशीन्स को बेस्ट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी उसके साथ चलना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट या फिर कोई अदर प्लेयर यहाँ पे नहीं कर पाता है। मतलब जो अगर आप देखोगे तो बेसिकली बहुत सारे काम जो डायग्नोस्टिक का वो आउटसोर्स चलता है। ये रेवेन्यू विजिबिलिटी पे बात हुई। अब जो कस्टमर बेस होता है, कस्टमर बेस इनके पास है ना शुरू से ही क्रिएट हो जाता है। क्यों? डे वन से ही यहाँ पे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो कस्टमर का फुटफॉल होता है वो आपको मिलने लग जाएगा, ठीक है। कोई भी वहाँ पे विजिट करेगा तो आपको वहाँ से फुटफॉल दिखने लग जाएगा। और दूसरा, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो जिस एरिया में होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं अपने सिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज, एक और जो यहाँ पे वो होता है डायरेक्ट वॉक-इन्स। अब क्या होता है कि मान लीजिए है ना, एक तो आपने गवर्नमेंट के जो कस्टमर्स पेशेंट्स आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, प्लस आपको डायरेक्ट वॉक-इन्स भी मिलता है। डायरेक्ट वॉक-इन्स क्या हुआ, मैं मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना गवर्नमेंट का, बट मेरे को कृष्णा डायग्नोस्टिक जाना है। अब ये ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इनकी कॉस्ट सबसे कम है। मैं आपको वो भी बताऊंगा। उसके बाद अगर अपन देखें इस मॉडल के अंदर एक और जो चीज़ होती है, यहाँ पे कोई भी रेफरल फी नहीं देनी है, मतलब आपका प्रमोशन और मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत कम है। दूसरा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेंट नहीं देना पड़ता। रेंट नहीं देना पड़ता, ये एक बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल कॉस्ट जो लगता है वो है रेंट का। अब यहाँ पे गवर्नमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कभी भी ना इनसे रेंट कवर नहीं करती है, ठीक है। और अगर अपन बात करें, यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो ये है कि बेसिकली यहाँ पे एक इनका ना टैली ऑपरेटिंग हब है। टैली ऑपरेटिंग हब के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ट्रिपल पी मॉडल के अंदर जो गवर्नमेंट की चला रखी है, उसके अंदर कृष्णा डायग्नोस्टिक का 80% मार्केट शेयर है। मतलब उनका जो सक्सेस रेशो है वो 80% है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जितनी भी अभी तक उन्होंने बिड करी ना, उसमें से 80% उन लोग ने जीते हैं। तो बेसिकली 80% काम इनके पास है गवर्नमेंट का। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अभी 700 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, लगभग 25,000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है टोटल, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड यहाँ पे हेल्थ जो यूनिट्स है, तो लगभग इतने सारे हैं। बट अभी अगर अपन देखेंगे तो केवल 70 डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी ओवरऑल 3% ही यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में ये वाली सर्विस ट्रिपल पी मॉडल अप्लाई हुआ है। तो इट क्रिएटिंग अ हेड रूम, और यू कैन से द मार्केट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये एक इनके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अब आप पूछोगे कि इसके अंदर और कोई क्यों नहीं आएगा। देखो, एक तो ये क्या प्रॉब्लम है इस बिजनेस के अंदर, ट्रिपल बी मॉडल बिजनेस के अंदर 2-3 प्रॉब्लम्स भी है। पहली प्रॉब्लम ये कि गवर्नमेंट से एक तो आपको डील करना है कि इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग, ठीक है। एक तो यहाँ पे थोड़ा बहुत करप्शन होता है प्रोसेस में, और दूसरा आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा अटकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत बार आपको ऐसे काम भी बोलेगी जो आपको बेसिकली है ना काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल थायरोकेयर ने अपनी कॉन कॉल में बोला था कि हम लोग को क्या बोला गया था कि सारी डिस्ट्रिक्ट्स में जाओ, सारे गाँव में जाओ, और वहाँ पे जाके टेस्ट के सैंपल्स कलेक्ट करो, जो कि उनका काम नहीं था। सो थायरोकेयर और इवन शायद आई थिंक एक और दो डायग्नोस्टिक कंपनी थी, उन्होंने गवर्नमेंट से टेंडर तो जीते थे, बट है ना वापस गवर्नमेंट को वापस रिटर्न कर दिया, और वो बेसिकली कृष्णा के पास ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, इस बिजनेस के अंदर कोई जाना नहीं चाहता, बिकॉज गवर्नमेंट से डील करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि जितने भी रूरल हॉस्पिटल्स है, या फिर जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट का जो फोकस है वो रूरल पे ज़्यादा है, वहाँ पे आप ज़्यादा कॉस्ट चार्ज नहीं कर सकते। कृष्णा के पास अपनी कॉस्ट
कृष्णा की जो कॉस्ट है वो 40 to 80% लोअर होती है। दैट्स वाई दे कैन चार्ज एंड दैट्स वाई दे कैन सस्टेन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे है ना कृष्णा के पास ये मोट है। अब यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कृष्णा डायग्नोस्टिक किस तरीके से यहाँ पे होता है। अच्छा, ब्रांडिंग ब्रांडिंग भी है ना कृष्णा की होती है वहाँ पे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ओवरऑल ये इनका फुटप्रिंट है। ठीक है, 130 सेंटर्स है, 46 प्रोसेसिंग लैब्स है, 491 कलेक्शन सेंटर्स है और 537 पैथोलॉजी सेंटर्स है। अब क्या होता है यहाँ पे प्रोसेसिंग और कलेक्शन सेंटर्स जो होते हैं वो बेसिकली टेस्ट सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं और आपकी मेन लैब को भेजते हैं। ठीक है, फिर एक टेली रिपोर्टिंग सेंटर है जो बेसिकली क्या काम करता है, आपका टेली रिपोर्टिंग सेंटर वहाँ से है ना बेसिकली सैंपल्स कलेक्ट करता है, रिपोर्ट्स कलेक्ट करता है और यहाँ पे टेली प्रोसेसिंग के लिए भेजता है, जो कि पुणे के अंदर है। फिर रेडियोलॉजी सेंटर्स है, इनका मेन जो फोकस है वो कृष्णा डायग्नोस्टिक का रेडियोलॉजी पे है, बेसिकली सिटी स्कैन, एमआरआई और उस एक्सरे वाले बिजनेस पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनका जो मेन जो रेवेन्यू आता है 50 to 60% रेवेन्यू इनका वेस्ट से आता है। महाराष्ट्र इनका मेन रीजन है जहाँ से इनकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी, तो ये इनका जोग्राफिकल प्रेजेंस हो गया है। अगर आप देखोगे तो FY21 का यहाँ पे चिट्टा बिट्टा दिया है, बट FY21 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रेवेन्यू आया है रेडियोलॉजी से वो कम आया है बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक है ना, तो इस कारण से आया है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनका जो बिजनेस है, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस जो है रेडियोलॉजी के अंदर ये 3 मिलियन कस्टमर्स को सर्व करते हैं। ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे डिटेल्स दे रखे हैं, कितने टेस्ट कर देते हैं, कितने तरह के टेस्ट का काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 मिलियन के आसपास जो यहाँ पे था, जितने इन्हें टेस्ट कंडक्ट किए उसमें से अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग एक अच्छा बड़ा परसेंट कोविड रिलेटेड टेस्ट का था। ठीक है, तो वो भी अपन समझेंगे कि कोविड का यहाँ पे क्या सीन है। अब यहाँ पे एक और जो चीज़ होती है डायनामिक्स के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर और भी क्या क्या चीज़ें हैं, तो बेसिकली गवर्नमेंट की लगातार जो भी स्कीम्स आ रही हैं, हेल्थ स्कीम्स, तो उनका भी फ़ायदा मिल रहा है, आयुष भारत वगैरह जो भी है, आयुष्मान भारत वगैरह। और फिर जो हेल्थ बजट का जो वो है एक्सपेंडिचर, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिकली मिल रही है। उसके बाद एक और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या क्रिएट होती है कि जो जितनी भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स है इंडिया के अंदर, वो 70% डायग्नोस्टिक सेंटर लार्ज सिटीज़ के अंदर है। छोटे शहरों में डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं होते। आपने देखा होगा कि यहाँ पे छोटे शहरों में डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह होते नहीं है, आपका बेसिकली टेस्ट होता है बट आपको रिपोर्ट वगैरह 2-3 दिन बाद मिलती है। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट बेसिकली उस पर फोकस कर रही है और रूरल में यहाँ पे डायग्नोस्टिक को बेसिकली टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जाना चाह रही है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्पेस वगैरह होती है वो नो एडिशनल कॉस्ट पे यहाँ पे अवेलेबल होती है इन लोग को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो प्राइस एस्केलेशन भी होता है, हर अभी ये क्या है ना 10 साल के या 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो 2 से 5 साल का बेसिकली ये प्राइस एस्केलेशन का क्लॉज होता है। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, FY17 से लेकर FY20 तक इंडिया के अंदर कोई भी डायग्नोस्टिक कंपनी ने अपना एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट यहाँ पे है ना 5% या बल्कि 3% से ज़्यादा ग्रो नहीं किया। सीएजीआर ग्रोथ उनको 3% की नहीं मिली है, बट कृष्णा को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका एस्केलेशन क्लॉज ज़्यादा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। बट अभी अगर आप देखोगे एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट या फिर टेस्ट, वो तो बेसिकली FY22 में डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि अब कोविड का रेवेन्यू नहीं है, तो वो सारा बेसिकली डिक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बिजनेस में एक तो पैसा लेट आता है। ठीक है, 60 से 70 दिन लग जाते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट से पैसा आने में, तो बेसिकली वो एक कैश फ्लो का या फिर आप कह सकते हो वर्किंग कैपिटल का इशू है, जो कि लगातार ये कृष्णा डायग्नोस्टिक अपने वर्किंग डेज कम कर रही है। बट एक इंपॉर्टेंट अच्छी बात ये है कि नो बैड डेट्स, अभी तक कोई इस पर बैड डेट नहीं हुआ है। एक बार शायद एक गवर्नमेंट एजेंसी ने इनका डिफॉल्ट जरूर किया था, बट बैड डेट आज तक नहीं हुआ। ठीक है, तो 60 से 90 दिन में इनको पैसा मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सेंटर्स का सीएजीआर ग्रोथ है जो गवर्नमेंट के लिए खोले थे, 39% का सीएजीआर ग्रोथ है जो कंपनी ने बनाया है। उसके बाद अगर अपन देखें रेवेन्यू का सीएजीआर 67% का है। अच्छा, पूरे जो रेवेन्यू का पार्ट है 70% है ना गवर्नमेंट पीपी मॉडल से आता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप्स करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी यहाँ पे यही सब चीज़ें करती है। प्राइवेट हॉस्पिटल बिजनेस मॉडल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिजनेस मॉडल में केवल एक बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको बेसिकली रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे होता है। बेसिकली आप जितना रुपए कमा रहे हो ना, उससे 20 से 30% कमीशन आपको प्राइवेट हॉस्पिटल को भी देना पड़ता है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल हो गया। अभी रिसेंट में केजे सोमाया करके एक हॉस्पिटल है बॉम्बे के अंदर, उनके साथ इन लोग ने पार्टनरशिप किया है। तो 26 सेंटर्स है और इसके अंदर भी रेवेन्यू की जो बेसिकली ग्रोथ विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट गवर्नमेंट की तरफ इनका ज़्यादा फोकस है जहाँ से 70% रेवेन्यू आता है। अब मैं बात करूँगा एक टेली रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग हब, ये एग्जैक्टली क्या होता है। देखो बेसिकली क्या होता है, पूरा प्रोसेस समझते हैं। यहाँ पे ना रेडियोलॉजिस्ट बेसिकली एक काइंड ऑफ डॉक्टर हो गया। ठीक है, वो डॉक्टर ही होता है। अब क्या होता है कि हर सेंटर पे डॉक्टर रखने के बजाय इन लोग ने क्या किया, पुणे में अपने ना एक पूरा सेंटर बनाया जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स रहेंगे। काम कैसे करेगा, तो टेली रिपोर्टिंग हब जो होगा
पहले आपका एंट्री पॉइंट होगा, जहाँ पे बेसिकली आपका टेस्ट वगैरह होगा, फिर प्रिस्क्राइब्ड स्टडी वगैरह होगी, ठीक है। फिर आपकी जो इमेजेस होंगी, टेस्ट की इमेजेस होंगी, वो यहाँ पे भेज दी जाएगी हब को। हब इसको बेसिकली वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट रहेंगे, वो इसको एग्जामिन करेंगे और आपको वापस रिपोर्ट हब ना सेंटर पे भेज देंगे, ठीक है। कुल मिला के क्या किया, रेडियोलॉजिस्ट का काम जो था, जो स्पेशलाइज काम था, वो आउटसोर्स कर दिया पुणे के अंदर, सारे रेडियोलॉजिस्ट को वहां पे बिठा दिया। इससे क्या किया कंपनी ने, बेसिकली अपना कॉस्ट कम कर लिया। अब क्या होता है कि अगर आप हर सेंटर पे एक एक रेडियोलॉजिस्ट को रखोगे तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, बट आपने वही काम यहाँ पे है ना सारा का सारा एक जगह कर दिया, तो आपका बेसिकली कॉस्ट कम हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये थर्ड पार्टी पेरोल पे रहते, तो बेसिकली कंपनी ने क्या किया, अपना वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट को अपने वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट कर लिया। बेसिकली दे कैन नाउ इंक्रीज एंड डिक्रीज रेडियोलॉजिस्ट बेस्ड ऑन द डिमांड। उसके अलावा यू कैन जो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा एक रेडियोलॉजिस्ट का, वो भी आप उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। जो सबसे मेरे को अच्छी बात लगी वो ये है कि बेसिकली इनने सेंट्रलाइज कर लिया अपने ऑपरेशंस को, और रेडियोलॉजिस्ट की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। तो अगर आप देखोगे ना 1900 यहाँ पे इनके टोटल सेंटर्स है, ठीक है। उसमें से मैं मानता हूँ रेडियोलॉजी रिलेटेड है यहाँ पे करीबन 900 के आसपास भी होंगे। तो अभी अगर आप एक एक रेडियोलॉजिस्ट भी लगते तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा रेडियोलॉजिस्ट लगते, बट इनके करंट में रेडियोलॉजिस्ट केवल 190 है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस दे हैव क्रिएटेड, और यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे एक कॉस्ट एडवांटेज बन गया। फिर एक और प्रॉब्लम क्या है कृष्णा डायग्नोस्टिक के अंदर, मैं एक और प्रॉब्लम बताना चाहूँगा, वो ये बेसिकली इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। अभी जो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 40 to 60% के आसपास चल रहा है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे जो डायग्नोस्टिक सेंटर थे वो रिसेंट में खुले हैं, और उसके अलावा क्या है कि आने वाले समय में और ज़्यादा खुलने वाले हैं। तो बेसिकली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फोकस पे रहना चाहिए, ठीक है। बिकॉज जितना ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा उतना जल्दी कॉस्ट रिकवर होगा। और वहीं पे कंपनी ने बताया कि इनके पास हेडरूम कितना है। देखो इनकी मंथली एनुअल वॉल्यूम्स कितनी है और मंथली कैपेसिटी कितनी है और हेडरूम कितना है, ओवरऑल ये कितने ज़्यादा और टेस्ट कर सकते हैं इनके करंट वॉल्यूम से, वो यहाँ पे बताया गया है। तो इससे पड़ता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, बट फिर भी कंपनी यहाँ पे बेसिकली एक्सपेंड कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आपको जोग्राफिकल एक्सपेंशन करना है। आप अमृतसर में डायग्नोस्टिक सेंटर खोल के ऐसा तो नहीं है ना कि दिल्ली के लोगों का काम कर दोगे। तो बेसिकली आपको अगर दिल्ली के मार्केट में आना है तो दिल्ली में भी आपको डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना पड़ेगा, इवन दो आपका अमृतसर का जो बेसिकली डायग्नोस्टिक सेंटर है फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो भी आपको करना पड़ेगा। फिर मैं जो बताया था कि डिसरप्टिव प्राइसेस है, तो इनके आप यहाँ पे ये जो बेसिकली चार्ट है, ये सिटी स्कैन से लेके ब्लड शुगर, थायराइड वगैरह तरह तरह के जो टेस्ट होते हैं उसका यहाँ पे प्राइस का यहाँ पे बाइफर्केशन दिया है कि प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3 और कृष्णा डायग्नोस्टिक का प्राइस। तो अगर आप देखोगे 40 से यहाँ पे 75% तक कॉस्ट इनका कम है, तो बेसिकली लो प्राइस मॉडल है। अब ये लो प्राइस मॉडल क्यों हुआ? क्योंकि इनका मेजर कॉस्ट जो रेंटल कॉस्ट है वो इनका लगता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते हैं। फिर इन लोग ने टेली रिपोर्टिंग का काम किया, हब बना दिया, तो वहां पे भी इनने कॉस्ट कम कर लिया, एंड दैट्स व्हाई दे क्रिएटेड द लोवेस्ट कॉस्ट डायग्नोस्टिक सर्विसेज इन इंडिया। और ये एक सबसे बड़ा मोट हो गया, और इसलिए ये गवर्नमेंट को यहाँ पे ना टेंडर जीत पाते, क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा पैसा नहीं देगा, रूरल में तो आपको कोई भी नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो इनके CAGR ग्रोथ है टेस्ट डिलीवरी वॉल्यूम्स की, वो भी काफी हाई रही है। एबिटा मार्जिन भी काफी अच्छे 35% के आसपास चल रहे हैं। इनसे ज्यादा एक ही प्लेयर का है, आई थिंक शायद वो डॉक्टर लाल पैथलैब्स है या फिर शायद मेट्रोपोलिस है, जिसका बेसिकली इनसे हाई एबिटा मार्जिन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी के जो नैरेटिव्स है वो मैं आपको ओवरऑल कंक्लूड करके बताऊं कि ये और भी ज़्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोलना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट की PPP मॉडल है उसको और ज़्यादा बेसिकली टैप करना चाहते हैं, ठीक है। अभी इनने रिसेंट में भी काफ़ी ज़्यादा खोले हैं। दूसरा इनको क्या करना है, ऑपरेटिंग लेवरेज डेवलप करना है, ताकि ऑपरेटिंग लेवरेज कब डेवलप कर पाएंगे? जब बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम आएगी। तो दे वॉन्ट टू फोकस ऑल्सो ऑन द एग्जिस्टिंग जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम लेके आओ, तो वो भी एक है। फिर उसके बाद है ना इनका डिजिटल फुटप्रिंट का भी है, तो बेसिकली बहुत सारी सर्विसेज को अपने ना डिजिटल मोड में लाने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें है ना डिज़ाइन वगैरह कर रहे हैं। तो दे वांट टू ऑपरेट डिजिटलाइज एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ पे बेसिकली फ्लेवर देना चाहते हैं अपने सारे ऑपरेशंस को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हो रही है, डेटा एनालिटिक्स वगैरह का काम करने चाह रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अभी जो 5 PPP मॉडल और यहाँ पे एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो इनको मिला है उसके बारे में डिटेल्स है। इसमें 29 स्कैनर्स और 8 MRI मशीन्स लगने वाली है, जिनकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है। देखो एक है ना, एक और जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो क्या है कि रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूँ, बहुत सिंपल है। देखो आपकी MRI मशीन जो होती है ना वो बहुत महंगी आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। बट वहीं पर अगर आप जो ब्लड शुगर टेस्टिंग की मशीन होती है वो काफ़ी सस्ती आती है। तो ये जो आपका रेडियोलॉजी वाला बिजनेस है, जो रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में क्या डिफरेंस है कि इसमें पहले तो कैपेक्स कॉस्ट हाई होती है, कैपेक्स कॉस्ट हाई,
ठीक है, और आपकी जो ऑपेक्स कॉस्ट होती है लो होती है, ठीक है। वहीं पे इसके अंदर क्या होता है, उल्टा होता है। इस बिजनेस पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है, कैपेक्स कॉस्ट आपकी लो होती है बट आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। उसके पीछे रीज़न बताते हैं। देखो, कैपेक्स कॉस्ट अपन ने समझ लिया हाई क्यों होती है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकी लो क्यों हुई, क्योंकि देखो इनने तो क्या काम किया, इनने तो इनको बेसिकली ना कलेक्शंस का काम नहीं करना है। अगर आपको टेस्ट सैंपल्स कलेक्ट नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको बेसिकली एक्सरे कराना है तो आपको एक्सरे मशीन तक जाना ही पड़ेगा। बट आपको अगर ब्लड शुगर टेस्ट कराना है तो आप ये भी बोल सकते हो कि भैया हमारे घर आ जाओ, हमारा ब्लड का सैंपल ले जाओ, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। अब यहाँ पे ना इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई होता है पैथोलॉजी के अंदर। अब इस पूरे हाई ओपेक्स और लो कैपेक्स के कारण पैथोलॉजी बेसिकली हाई एंट्री बैरियर बिजनेस नहीं रहा। उसके अंदर कोई भी घुस सकता है। एक क्या चाहिए, सिंपल छोटी मशीन चाहिए, ब्लड शुगर या छोटी मोटी जो भी बेसिक टेस्ट की, दे कैन एंटर, बिकॉज उसमें कैपेक्स कॉस्ट कम होती है, ठीक है। सो इसलिए अगर आप देखोगे जितने भी बड़े डायग्नोस्टिक प्लेयर्स हैं या फिर जितने भी अदर डायग्नोस्टिक प्लेयर्स हैं, उनका हमेशा फोकस रहता है पैथोलॉजी पे। बट रेडियोलॉजी पे जो रेवेन्यू आता है ना वो ज्यादा होता है, उसका मार्जिन भी ज्यादा होता है। दैट्स वाई है ना कृष्णा डायग्नोस्टिक अर्न्स हायर मार्जिन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स कंपनी ने जीते हैं वो तो अच्छी बात है ही, और फिर ब्रांडिंग ब्रांडिंग के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया था। फिर यहाँ पे कंपनी का ओवरऑल प्लान है कि ये कंपनी ने डेटा दिया है कि इम्प्लीमेंटेशन ट्रैक क्या है, कब कब होगा। मोस्टली यहाँ पे 2022-2023 तक यहाँ पे है ना सारी चीज़ें ये ऑपरेशनलाइज हो जाएंगी। 39 करोड़ का भी लास्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने स्पेंड किया है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेसिकली इनको कैपेक्स बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो बेसिकली थोड़े फिनेंशियल्स में थोड़ा उसका इंपैक्ट आता है। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो इस साल का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव चला गया बिकॉज ऑफ यहाँ पे हाई कैपेक्स, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती जा रही है, थोड़ा उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरा, कृष्णा डायग्नोस्टिक ने अपना काफी ज्यादा ना डेट भी कम किया, इन दे इंटेंट टू बिकम अ डेट फ्री कंपनी आल्सो इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। बट उसके लिए दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपका पहले तो कैपेक्स प्लान पूरा कंप्लीट होना चाहिए अगले 1-2 सालों में। दूसरा, आपके एग्जिस्टिंग सेंटर से आपको काफी अच्छा कैश जनरेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें 9 मंथ की परफॉर्मेंस देखूं तो मैं आपको एक सिंपल चीज बोलता हूँ। रेवेन्यू 15% से ग्रो हुए, इबिटा 73% से ग्रो हुए, और पैट आपका बेसिकली यहाँ पे 215% से ग्रो हुआ। बेसिकली रेवेन्यू इतनी तेजी से ग्रो नहीं हो रहे जितने ज्यादा आपका मार्जिन ग्रो हो रहे हैं, मतलब आपको कम का वही काम करके आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है। ये बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि लास्ट जो था क्वार्टर था, लास्ट जो साल था, उसके अंदर कोविड का काम होता था एंड कोविड इज अ लो मार्जिन बिजनेस। बट अभी आपका वो सब चला गया। अभी बाकी जो आपके अदर अवॉइडेबल टेस्ट है वो वापस होने लग गए, लाइक सिटी स्कैन, एमआरआई, वर एक्सरे काइंड ऑफ थिंग जो ऐसी थी ना, ये अवॉइडेबल टेस्ट होते थे, ठीक है। तो बेसिकली अब ये वापस होने लग गए और वापस से इसका बेसिकली फ्लेवर आने के कारण यहाँ पे ये मार्जिन एकदम से प्रोफाइल वापस से इंक्रीज हो गया है, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस बार जो ग्रोथ आई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे सिंगल डिजिट ग्रोथ है। इवन अभी थायरोकेयर के रिजल्ट आए थे वो भी काफ़ी खराब आए, दे कैन नॉट इवन ग्रो दैट काइंड ऑफ, है ना। तो अभी अपने को एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा अभी नेक्स्ट एंट्री पॉइंट लेने के लिए अपने को एक और चीज़ देखनी रहेगी कि पहले इनके रिजल्ट कैसे आते Q4 के, ठीक है। अच्छी बात ये हुई है दो कंपनी ने अपना रेवेन्यू इंक्रीज किया है 85% से, बट कोविड पे डिपेंडेंसी कम हो गई है। इनका जो कोविड का बिजनेस है 70% खत्म हो चुका है, 70% से डिक्रीज हो गया। उसके बाद भी कंपनी अगर अपने ओवरऑल रेवेन्यूज बढ़ा पाती है 15% से, तो यहाँ पे एक अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से काम हुआ है। सो ये आप बाकी सारे फ्रंट्स पे भी देखेंगे जो मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट भी किए हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हुई है। और अभी कोविड का जो बिजनेस का परसेंटेज रह गया है वो 11% है। लास्ट ईयर 10% के आसपास था, उससे मतलब लास्ट ईयर FY21 में 38% था, अभी 11% रह गया है। कोविड के बिजनेस पे अपनी डिपेंडेंसी कभी नहीं होनी चाहिए। एक मैनेजमेंट का टारगेट है, अभी इनकी जो MRI मशीन है 30 के आसपास है, दे वॉन्ट टू इंक्रीज टू 50 बाय FY24, और सिटी स्कैन की जो 65 है दे वॉन्ट टू इंक्रीज टू 150। तो ये रेवेन्यू और उसका पूरा ऑपरेशंस का चार्ट अगर आप देखोगे तो बेसिकली कंपनी ने 9 मंथ्स में अपना पुराना FY21 का पूरा रेवेन्यू अर्न भी कर लिया है। प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ है, ठीक है। EBITDA मार्जिन, पैट वगैरह सब जगह ग्रोथ है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, नंबर ऑफ पेशेंट विजिट बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ गए हैं, बट एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट, एवरेज रेवेन्यू पर टेस्ट यहाँ पे डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड का जो बिजनेस है वो खत्म होता जा रहा है, ठीक है। मार्जिन प्रोफाइल्स और फिनेंशियल्स मैंने आपको मोटा मोटी बता दिए थे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और एनुअल परफॉर्मेंस ट्रेंड भी आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से CAGR ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें। तो ओवरऑल द बिजनेस सीम्स टू बी फाइन। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो अब यहाँ पे जो स्टेट वाइज है ना, ये 14 स्टेट्स में है। इनके अलावा जो सीधा जो PP मॉडल पे काम करता है वो है मेडल हेल्थ केयर, जो 4 स्टेट्स में। तो बेसिकली कोई भी इनके बड़ा जितना है ही नहीं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, नो बिग प्लेयर।
फिर उसके बाद यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक रोल आउट प्लान है, ये मैंने एक अलग तरीके से टेबल से लिया है। बेसिकली आई हैव टेकन दिस फ्रॉम द अनिश मुकाज थ्रेड, हु हैव रिटन वेरी गुड थ्रेड ऑन डायग्नोस्टिक एज वेल एज कृष्णा डायग्नोस्टिक। और ये जो अपना बेसिकली एवरेज रेवेन्यू का CAGR ग्रोथ था, जहाँ पे कृष्णा को यहाँ पे 2 से 5% का एस्केलेशन मिलता है, बट कोई और कंपनी ने उतना CAGR ग्रोथ पिछले 4 साल में अचीव नहीं किया है। ठीक है, फिर उसके बाद ओवरऑल इंडस्ट्री का जो साइज 80,000 करोड़ एक्सपेक्टेड है, जहाँ पे ग्रोथ रेट 15% के आसपास रहेगी। रूरल अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर यहाँ पे 25% है, मतलब जो रूरल अनऑर्गेनाइज्ड डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, ओवरऑल अनऑर्गेनाइज्ड डायग्नोस्टिक सेंटर इंडिया के अंदर 50% है। ठीक है, तो बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी बन जाती है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए, उनके लिए टू टैप द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद फिर एक और चीज़ क्या होती है कि इतने हाई वॉल्यूम में बिजनेस करने वाला है ना इंडिया में, वही है, ये लोग अपने कोई भी मशीन्स का जो ऑर्डर होता है ना, डबल डिजिट में देते हैं। अभी आपने देखा होगा इनको कितने सारे CT स्कैन और MRI चाहिए होते हैं। तो बेसिकली इनके पास एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉस्ट एडवांटेज होता है टू बेसिकली नेगोशिएट विद देयर वेंडर्स। ठीक है, और इनके अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चार्ट ये बताता है कि रेडियोलॉजी एज ए इंडस्ट्री सेगमेंट वो फास्टर ग्रो होता है पैथोलॉजी से। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंसिडर करनी चाहिए ना। इफ़ यू टॉक अबाउट द अंडर वैल्यूएशन, तो अगर आप इसका पी देखोगे तो कृष्णा का पी है 31 का, वहीं पे डॉक्टर लाल पैथलैब 77 के पी पे ट्रेड होता है, मेट्रोपोलिस 62। EV टू सेल्स का रेशो भी अगर आप देखोगे तो इनका बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें EV टू EBITDA में भी ये बहुत मतलब है ना, इनका काफ़ी कम है EV टू EBITDA। फिर ROE इनका अगर आप देखते हो तो ROE कृष्णा का भी कम है। इसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज इनने बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड किया है 2011 से लेकर अभी तक, तो बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी इतना जनरेट नहीं हो पा रहा है। ROE हमें हमेशा ट्रैक करना है आने वाले समय में, बिकॉज ये अभी कैपिटल एक्सपेंशन फेज पे है, तो बेसिकली यहाँ पे ROE थोड़े डिप्रेस्ड रहेंगे। ठीक है, हॉस्पिटल से भी अगर आप इनको कंपेयर करते हो ना EV टू सेल्स या फिर EBITDA में, तो ये ओवरऑल है ना काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। और ऑलरेडी यहाँ पे ना 50% ड्रॉडाउन देखने को मिल चुका है। 1000 रुपये 900 रुपये के आसपास इसका जब IPO आया था, अभी लगभग 600 रुपये पे आ चुका है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि ये फास्ट ग्रोइंग फेज था जो कृष्णा ने अभी तक अचीव किया, आने वाले समय थोड़ा इतना फास्ट ग्रोइंग नहीं होगा। सो नीड टू अंडरस्टैंड कि वो उतनी ग्रोथ अब नहीं आएगी, बिकॉज अब जो बिजनेस है वो थोड़ा मेच्योर होता जा रहा है। सो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि अभी रिसेंट में कंपनी के प्री IPO इन्वेस्टर PHI कैपिटल करके एक है, उन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे अभी एकदम से है ना यहाँ पे थोड़ा स्टेक वापस बढ़ाना स्टार्ट किया है। सो दिस इज़ एन अ पॉजिटिव डेवलपमेंट कि अभी जब 50% फॉल होने के बाद यहाँ पे 600 रुपीज़ के आसपास उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। अब यहाँ पे थोड़ी रिस्क की बात कर ले, गवर्नमेंट के साथ काम करने में एक अपने आप में रिस्क है, करप्शन और जो प्रोसेस और जो पूरा डिपार्टमेंट है वो थोड़ा ग्रे एरिया होता है। एम्प्लॉय एट्रिशन थोड़े हाई है। दूसरा, आपके जो बेसिकली वर्किंग कैपिटल आपकी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि आपको गवर्नमेंट से पैसा 90 दिन बाद आ रहा है। दूसरा, कैपिटल फ्रंट पे भी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कैपेक्स करना पड़ रहा है। कहीं पे भी आपको क्लोज करना पड़ा बिजनेस जस्ट बिकॉज ऑफ हाई हाई आप जो कर रहे हो एग्रेसिव ग्रोथ, तो हो सकता है आपको आपके साथ कहीं ना कहीं गलती हो जाए। उसके अलावा कुछ अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स भी यहाँ पे घुस रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कोविड के कारण बहुत ज़्यादा डील्स हुई है, लाइक रिलायंस ने भी एक बिजनेस खरीदा है, लाइफ के आई थिंक एक कंपनी को खरीदा था। ठीक है, तो बहुत सारे अदर प्लेयर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, लाइक लुपिन भी आ रहा है। दूसरा, जो अदर हॉस्पिटल चेन्स है वो अपने डायग्नोस्टिक सेगमेंट को यहाँ पे बेसिकली डीमर्ज करने का सोच रहे हैं। तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इंडस्ट्री और ज़्यादा अभी और ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगा और ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। रिसेंट जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो क्रिएट हो सकता है इंडस्ट्री ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे, कि लुपिन का आना। ठीक है, लुपिन वांट्स टू एंटर दिस बिजनेस, तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जब आएंगे तो दिस इज एन अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और थोड़े फिनेंशियल्स पे भी अभी भी यहाँ पे ROE और ग्रोथ का है। कोविड के कारण जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है उस पर हमेशा लगातार ट्रैक करना है, कोविड पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो यहाँ पे अपने को ट्रैक करना है कि कैसे होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो अपने को ओवरऑल लेके चलने, बट कंसिडरिंग वैल्यूएशन फ्रंट एंड द ग्रोथ पर्सपेक्टिव एंड ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है ट्रिपल P मॉडल वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट बनता है, और फिर उसके बाद अपन वापस स्टैगर्ड बाइंग स्टैगर्ड कर करके यहाँ पे धीरे धीरे अपने पोजीशन और बिल्डअप कर सकते हैं, बिकॉज दिस बिजनेस हैज़ अ लॉट ऑफ स्केलेबिलिटी। बिकॉज इंडिया में अभी बहुत कम जगह ये ट्रिपल P मॉडल अप्लाई हुआ है। यूपी ने अभी रिसेंट में अनाउंस किया है 500 to 600 डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोलने का। सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेसिकली एड्रेसेबल मार्केट टू एड्रेस। सो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप आई लाइक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका समरी थ्रेड और इन्वेस्टमेंट थीसिस हम लोग आज टेलीग्राम पे डाल देंगे रात को, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम एज वेल एज ट्विटर फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ अपडेट्स एंड सिंप्लीफाइड थिंग्स। थैंक यू सो मच।